बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप मद्दे मुकाबिल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ा धचका लगा है। परवेज़ खटक साहब ने नई पार्टी अनाउंस कर दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। 57 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया है और इन अरकान में महमूद खान साहब भी शामिल हैं। महमूद खान साहब साबिक आपको पता है KPCM रहे हैं और महमूद खान साहब वो बंदे हैं जिनकी वजह से परवेज़ खटक साहब जो हैं चेयरमैन PTI से नाराज़ थे और वो कहते थे कि एक को आपने CM बना दिया जबकि ये मेरा हक था, और इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हुई। लेकिन आज ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हंसते खेलते मुस्कुराते नजर आए। आज हम ये जो कदम उठाया गया परवेज़ खटक की जानिब से, इस पे बात करेंगे क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चेयरमैन PTI हैं इनको 3 से 4 मरतबा इलेक्शंस के मौके दिए गए लेकिन उन्होंने अवेल नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर राज से मैं पर्दा हटाऊंगा तो तहरीके इंसाफ को हजीमत उठानी पड़ेगी। आखिर वो कौन सा राज है और कब कब ये मौके दिए गए, ये जानने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। तोशा खाना केस जिससे इमरान खान साहब का मुस्तकबिल जुड़ा है उस पर भी आज बात करेंगे। बड़ा एक स्पीडी ट्रायल हमें नजर आ रहा है। आज जज जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल नहीं दे रहे तो मैं केस का फैसला सुना दूंगा। और इससे कल भी ये हुआ कि तहरीके इंसाफ के वकील मौजूद नहीं थे, ख्वाजा हारिस साहब, और केस का फैसला जो है बगैर तहरीके इंसाफ के जो आर्ग्यूमेंट सुने वो सुना दिया गया। तो क्या जो ये इमरान खान साहब का जिस केस से मुकद्दर और आप ये कह सकते हैं सियासी मुस्तकबिल जुड़ा है, इस केस में क्या होने जा रहा है ये हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। साथ हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम मुकदमे की समाअत है और आज वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस जवाब में कहा गया है कि जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं उनका ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही होना चाहिए। कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं लेजिट है और इसके मुताबिक चला जाना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फुल बेंच बनाया जाए। फुल बेंच की इस्तदा एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से कर दी है। चीफ जस्टिस इस पर क्या रद्द अमल देंगे ये कल हमें मालूम हो जाएगा। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये मामला पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टली मामला सुनना क्यों शुरू कर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो आपको अपील का हक होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट मामला आता है। तो इस पर भी एतराज़ उठाया गया। बहुत सारे ऐसे बासर अफराद हैं जो कि 9 मई को हमलों में मुलव्वस थे, लेकिन जो आप ये कह सकते हैं कानून के मुताबिक और मेरिट पे चलते हुए अभी तक हम ये देख रहे हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी है, क्योंकि रियासत ने ठान लिया कि ऐसे अफराद जिन्होंने रियासती इदारों पर हमला किया है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मिलिट्री कोर्ट्स पे क्या कहती है। ये तीनों टॉपिक्स आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। हमारे साथ मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून है। हमें ज्वाइन करेंगे हसन खान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। ये तीनों गेस्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद होंगे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक और 3 चीज़ें जो हैं वो आपको बताएंगे। तोशा खाना, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इसके साथ जो है मिलिट्री कोर्ट्स, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके मुकद्दर उनके इस केस के फैसले से जुड़ा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कर सकती है। और परवेज़ खटक साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो उन्होंने कहा है कि तहरीके इंसाफ को 3 से 4 दफ़ा इलेक्शंस दिए गए, ये कब और कहाँ दिए गए, ये क्या गुफ्तगू हुई, ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल जुड़ा है और आज जो अदालत में जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन साहब वकील साहब ने दलाइल नहीं देने इलेक्शन कमीशन के तो मैं बगैर सुने जो है फैसला सुना दूंगा। अभी दोबारा से चेयरमैन PTI ने इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आप क्या देख रहे हैं कि इस केस में बहुत जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि ये केस नतीजा खेज भी बताया जा रहा है कि इस पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल जुड़ा है। हाउ डू यू सी दिस केस? देखिए, कोई इतनी जल्दी नहीं हुई। आपको याद होगा कि कल जब इस पे फर्ज जो भी नहीं लग रहा था और कितनी तारीखें हो चुकी थी, चेयरमैन साहब तशरीफ नहीं लाते थे और अदालत इंतजार करते थे, केस एडजर्न हो जाता था और उसके बाद फिर जाता रहा।
तो हर जुर्म उस वक्त पे आयद हुआ जब वो किसी और केस में अरेस्ट हुए, तो फिर जब उनको पेश किया गया तो वो मुफादत करके प्रोसीडिंग आगे चली। पीटीआई के वुकरान ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने भी अनप्रेसिडेंटेड काम किया। पहले इस तरह नहीं होता था, उन्होंने कि क्रिमिनल केसेस के ट्रायल में स्टे दे दिया जाए, उन्होंने स्टे दे दिया। तो फिर स्टे वो पीरियड 2 महीने चला और उसके बाद फादर चीफ जस्टिस साहब ने केस रिमांड कर दिया और ये कहा कि आप ट्रायल को ये कहा कि जो एप्लीकेशन वकला ने दिया, पीटीआई के वकला ने, उसको रिक्वेस्ट किया गया। TOR जिन्होंने बताए 6-7 शिके थी जिन पे उन्होंने फैसला करना था। अब उसके बाद 2-3 तारीखें हुई, वो नहीं पेश हुए, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेते रहे, तो फिर लाभ हालत हो गई, उन्होंने उसको डिसाइड कर दिया और कार्ड कराना चाहते हो ताकि अपनी परफॉर्मेंस बता सके। तो ये कोई नहीं है, कि इंतहाई उजलत का मुजाहरा किया जाए। ठीक। राजा आमिर साहब, आप ये समझते हैं कि एक ये स्पीडी ट्रायल की जो मैंने बात की, दूसरा ये है कि इससे चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जुड़ा है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और बड़ा पोटेंशियल है इसमें कि अगर इमरान खान साहब नाअहल हुए तो इस केस में हो सकते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा, ये जो आपको पता है कि ट्रायल का एक लंबा प्रोसीजर है, तो शाखाना में चार्ज फ्रेम होता है, शहादतें, और उसके बाद फिर डिफेंस, और उसके बाद फिर जजमेंट आती है। लेकिन जज साहब के रिमार्क्स से आज लग रहा है कि जो तमाम चीजें हैं वो डेली बेसिस पे अब होने जा रही हैं। देखिए, जज साहब को थोड़ी सी ये चीज समझनी चाहिए कि ये एक क्रिमिनल ट्रायल है और गालिबन जज साहब की जिंदगी का पहला ट्रायल होगा कि जिसमें उनके पास एक कंप्लेंट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इट मस्ट बी ए केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जिसमें उनको समझना चाहिए कि कंप्लेंट क्या जो सेक्रेटरी होता है वो कंप्लेनेंट बन सकता है, क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन में आता है, जबकि कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फिर किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में जज को अपनी जुरिस्डिक्शन वाज़ेह करनी होती है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में जजेस अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। ये केस है मियां वाली की कॉन्स्टिट्यूंसी का, इमरान खान साहब का, तो ये पॉइंट भी उन्होंने डिसाइड करना था। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज जो डिसाइड करनी है कि ये केसेस इलेक्शन एक्ट 2017 के है, जो कि वाज़ेह तौर पे कहता है कि किसी साल का जो मशवरा है, ये जो स्टेटमेंट है, वो अगर उसमें कोई फिगर फजिंग की हुई है या कोई फिगर सही नहीं दिया हुआ, तो उसको अगर इलेक्शन कमीशन समझती है कि ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आता है, तो इलेक्शन कमीशन को कानून ने पाबंद किया है और जज साहब को भी कि 120 दिन का टाइम है, जिससे आगे जाके अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो कोर्ट की जो टाइम लिमिटेशन है उससे हिट होती है और वो चला नहीं पाते। ये वो पॉइंट्स थे कि जिसपे ये केस रिमांड हुआ तो 7 दिन का टाइम दिया गया हाई कोर्ट ने कि आप इसको डिसाइड करें। नॉर्मली जब भी केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिमांड होते हैं, एक टाइम फ्रेम दी जाती है और उसमें एक्सटेंशन भी हो जाती है। लेकिन ये जज साहब तीसरे दिन ही तुले हुए थे कि जब उन्होंने कहा कि जी आज तीसरा रोज है, आप आज ख्वाजा आरिफ साहब नहीं आए, आप मंडे की तारीख दे दें, एक दिन का फर्क था। तो जज साहब ने तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं कि किसी फ्री कैन जिसकी जिंदगी का मसला है, जिसका ट्रायल है, जिसका हाई कोर्ट रिमांड कर रहा है कि इन पॉइंट्स को डिसाइड नहीं, अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स ख्वाजा हारिस को सामने रख के यूज होंगी तो फिर जज साहब का भी हक बनता है। बिल्कुल, ये आपका भी हक बनता है कि अगर आप समझते हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, एक पेशी को अगर समझ लिया जाए कि जुम्मे को नहीं मंडे को कर दिया जाए, तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स के संदर्भ में अगर इसको कहा जाए तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। डिलेइंग टैक्टिक्स तो हमने 100 पेशी देखी, हमने जरदारी साहब की केसेस देखे कि 2-2 साल तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। हमने देखा कि बेल बिफोर अरेस्ट इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आसिफ अली जरदारी की उनकी गैर मौजूदगी में डिसाइड होती रही। हमने देखा कि जो वो अपील की उसके पैरामा वाले केस में, उसमें इतना डिले हुआ। तो जो जस्टिस है इट शुड बी सीन टू बी डन। ये नहीं है कि जी 7 दिन में बस आपने फैसला करना है।
आमिर साहब, ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की है। मैं हसन रजा साहब की जाने पाऊंगा। जस्टिस इज सीन टू बी डन। सर, हम गुज़िश्ता कई अरसे से देख रहे हैं कि पहले एक जमात जो होती है उसके खिलाफ बड़े डिसीजन आ रहे होते हैं और फिर वो जमात को रिलीफ मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है, जादू सा हो जाता है। और फिर हम ये देखें कि आज के दौर में देखें तो आप देखें शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के जो केस लगे हुए हैं उनमें जिस तरह से फासले आ रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आज परवेज इलाही साहब को देख लें कि MPO 3 के तहत नजरबंद कर दिया गया। तो ये सिलेक्टिव जस्टिस की तरफ जाता है। ये मामला किस तरफ इशारा करता है चेयरमैन साहब? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको हम कभी भी फख्र से नहीं देख पाएंगे और ना फख्र किया जा सकता है। इनमें जिस तरह से फासले आ रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आज परवेज इलाही साहब को देख लें कि MPO 3 के तहत नज़रबंद कर दिया गया। तो ये सिलेक्टिव जस्टिस की तरफ जाता है। ये मामला किस तरफ इशारा करता है चेयरमैन साहब? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको हम कभी भी फख्र से नहीं देख पाएंगे और ना फख्र किया जा सकता है। हमारी अदलिया हमेशा इशराफिया के हाथों इस्तेमाल हुई है और इस बुरे तरीके से इस्तेमाल हुई है कि हम जो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं उनके सामने पेश होते हैं बतौर वकील, हम भी बाज़ औक़ात डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और ये कोई इतनी कोई मैं नहीं समझता कि काबिल फ़ख्र बात है। ये इसीलिए जो मुख्तलिफ अदाद शुमार आते हैं और ये आया है जी कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो दुनिया में 120वें या 28वें नंबर पे है। तो ये इन्हीं वजूहात की वजह से है। देखिए, केस साहब है बड़े अनफॉर्चुनेट है। मैं इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राज साहब। अभी हम अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वफाकी हुकूमत का जवाब देखें तो वफाकी हुकूमत कहती है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो सीक्रेट एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, और इसके साथ जो आर्मी एक्ट है, अगर उसके मुताबिक फौजी तनसीबात में हमले हुए हैं और फिर वो उन लोगों की कस्टडी मांग रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? हाँ जी, अब एक तो जो अभी इससे पहले बात हो रही थी उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पाशा साहब बैठे हैं, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। कभी कोई शख्स जो एब्सकॉन्डर हो अदालत से, उसके हाई कोर्ट ने एब्सकॉन्डेशन के वारंट्स निकाले हों, परपेचुअल वारंट्स हो, क्या उसको किसी केस में बरी किया जा सकता है? अभी आपने देखा कि नैब की अदालत में लाहौर से मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था उसमें वो मफरूर हैं। वो तो आप इधर तो चार्ज फ्रेम होने की बात हो रही है, डिलिंग मुल्जिम आया ही नहीं है, मुल्जिम एब्सकॉन्डर है और मुल्जिम की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ जजमेंट आ गई कि जनाब ये तो उसकी पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, ये तो उसके खिलाफ फलाना हो रहा है। तो जब ये चीजें होंगी, अदलिया से ऐसे फैसले आएंगे, तो फिर पाशा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जी 126 क्या 145 नंबर होना चाहिए कि जब ये वाला। लेकिन राज साहब, जस्टिस बाकिर, आपको याद होगा जस्टिस बाकिर ने भी तो लिखा था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और नैब तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और जितने केसेस बनाए गए हैं अगर उनका कोई प्रूफ होता, अदालतों से सजाएं होती, तो हम ये कहते हुए भी आज जस्टिफाइड थे कि यार ये देखें, ये केस चला, इसमें ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा, ये करप्शन साबित हुई। जब नहीं हुई तो फिर केसेस बनाने और लटकाने का तो कोई देयर इज नो पॉइंट। But there is a procedure जिसको criminal procedure code कहते हैं, and that procedure allows कि if a thing has to be done in a particular manner, then it can only be done in that manner। ये नहीं कि अपनी सवाबदीद से करें कि जब आप मुझे बता दें, आप अदालतों में आते रहते हैं कि जब कोई मुल्ज़िम पेश ही नहीं होता, वो मफरूर हो, क्या उसका केस चल सकता है? उसका राइट टू ऑडियंस खत्म कर दिया जाता है, उसका राइट टू अपील तक खत्म कर दिया जाता है। तो ये वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर इनको नहीं। बाकी जहां तक रह गया दूसरा आपका सवाल मिलिट्री कोर्ट्स का, द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कल लगा हुआ है, तो उसको ओपनली तो हम उसमें अब कोई इस किस्म की नहीं दे पाएंगे कि जी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया भर में क्या होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो सी हैं उसमें जब पॉलिटिकल जौन से केसेस चले जाते हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स के केसेस चले जाते हैं, तो दुनिया में इसको सराहा नहीं जाता और दुनिया में समझा जाता है कि जनाब यहाँ पे जौन सा है, यहाँ पे दो पैरेलल सिस्टम है। एक पैरेलल सिस्टम है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स का कि ये केसेस वहां चलने चाहिए, दूसरा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स का।
तो ऐसी सिचुएशन में जो जजमेंट्स हैं 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 मेंबर बेंच की है, उससे पहले की है, अभी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार की हैं, तो उस लेकिन इस तमाम उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया गया। उन्होंने कहा कि ये आप हाई कोर्ट में पहले भेजें और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, ताकि अगर वहां से कोई भी इसका फैसला आता है अपील का राइट हो। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दोनों मौजूद मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और TTP के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे जो कल होने वाली समाअत है इसके हवाले से। फुल बेंच की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस क्या फुल बेंच बनाएंगे? कल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 6 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा। आपको पता है कि इसमें जो दरख्वास्तें आई हैं वो एतजाज़ अहसन की जानिब से भी आई हैं, और फिर मंसूर अली शाह साहब ने जब छोड़ा था उन्होंने कहा कि मेरे बहुत करीबी जो अजीज़ हैं उनकी जानिब से आई है। साबिक चीफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, जवाद एस ख्वाजा, उनकी जानिब से जो है दरख्वास्त आई है। लेकिन इस तमाम मामले में एक चीज़ बड़ी अहम है, और वो ये है कि फुल बेंच की इस्तदा तो हुकूमत बार बार कर रही है। चीफ जस्टिस ने कॉन्टीन्यूसली अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें चीफ जस्टिस इसको निगेट करते आए हैं, और कभी वो कहते हैं कि बेंच अवेलेबल नहीं है, फुल बेंच हो नहीं सकता, कभी कोई रीजंस दी जाती हैं। लेकिन एक जो हुकूमती तासुर है वो इसमें तकवीत पकड़ रहा है, और वो ये कह रहा है कि लाइक माइंडेड जजेस को साथ बिठाया जाता है। हसन रज़ा पाशा साहब से जानेंगे, सर एक दफ़ा फिर इस्तदा की गई है, क्या अब ये आखिरी इस्तदा जो हम समझें चीफ जस्टिस के टेन्योर से पहले, बेंच पूरा बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस केस की हियरिंग के आखिरी दिन तक फुल बेंच की इस्तदा करती रहेगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफिसर अटॉर्नी जनरल उनको यही इंस्ट्रक्शंस मुझे लग रहा है कि दी गई हैं कि आप इस्तदा जारी रखें, फुल बेंच। आप देखिए, पहले भी 2-3 मैटर्स ऐसे थे जिनमें हमने भी आगे बढ़ के फुल बेंच की बात की थी, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है, उनका इख्तियार है, उन्होंने नहीं बनाया। और अब दूसरा फरीक भी ये कह रहा था कि उसमें भी अगर फुल बेंच बन जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो अभी भी मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर इसमें फुल बेंच बना दें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले एक केस 2015 में रावलपिंडी बार एसोसिएशन वाले मैटर केस में फुल बेंच था, 17 के 17 जजेस थे, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी बेंच के मेंबर थे, और उसमें भी फैसला हुआ था। हाल तो कि उसमें एक लाइट सी डिस्टिंक्शन थी कि उसमें आइन में तरमीम करके तो वो वैलिडेट किया गया था आर्मी कोर्ट्स को, और अब आइन में तरमीम नहीं है, जो कोर्ट्स ऑलरेडी बनी है, एग्जिस्ट कर रही है, उन्हीं में केस रेफर किए गए हैं। तो बात तो सिर्फ ये है कि चाहे वो आइन की तरमीम हो या ना हो, या वो कानून में कोई तरमीम हो या ना हो, है तो आर्मी कोर्ट्स ही, अल्टीमेटली आर्मी कोर्ट्स की बात होनी है। तो आर्मी कोर्ट्स में पहले भी सिविलियंस थे, उस वक्त भी हुए दहशतगर्द थे, जो फिर पिछले 3.5 साल के टेन्योर में 27 सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में हुआ। उस वक्त ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सुओ मोटो लिया गया, ना ही उस वक्त की हुकूमत ने कोई एहतजाज किया, बल्कि उस वक्त के जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा कि उनका बस चले तो तमाम दहशतगर्द जो भी ATA कोर्ट्स में जिनके केस समात हैं, उन तमाम का ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट्स में एक्सक्यूज मी। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं। तो अभी हम तो कहते हैं कि आर्मी कोर्ट्स में समात नहीं होनी चाहिए सिविलियंस की, पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आइंदा भी कहेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि अगर मोहतरम चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दे तो ये कम अज कम कोई एतराज नहीं कर पाएगा, कोई फरीक भी ये नहीं कह सकेगा कि फैसला जो है वो लाइक माइंडेड जजेस को बिठा के किया गया है या इस तरह की कोई बात हो। आमिर अब्बास साहब, आपको फुल कोर्ट बनता नजर आ रहा है? इसमें 6 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। देखिए, इसमें बड़े जो उनसे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। नंबर 1 ये इशू है कि अगर अब चीफ जस्टिस साहब जो भी बेंच बनाते हैं, अभी हालिया आपने देखा कि 2 सीनियर यूनिट जज साहब और दूसरे, उन्होंने कहा जी आपका जो बेंच बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का जो राइट है उसको हम मानते ही नहीं, वो चूंकि
कानून चेंज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर आ चुका है, उसमें जो आपने स्टे किया हुआ है उसे हम नहीं मानते। और अगर कोई बेंच बनना है अब, तो पहले मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो स्टे दिया हुआ है वो स्टे उन्हें खत्म करना पड़ेगा। वो अगर कानून अपनी जगह पे है तो फिर कमेटी जो सी है 3 जजेस की, वो अगर डिसाइड करती है फुल कोर्ट का, तो फिर जाके फुल कोर्ट में जजेस बैठेंगे। अदरवाइज चीफ जस्टिस भले से बनाते रहें, आपको फिर वही नतीजा नजर आएगा कि जजेस कहेंगे कि जी दिस ऑर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस, इसको हम नहीं मान रहे क्योंकि ये उस सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर की नफी करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि चीफ जस्टिस जब तक उस दूसरा जो के लॉ है वो अभी वो भी लगा हुआ है इसी वीक में, तो सर let's see इसमें कि एक उसमें बड़ा क्या decide पर्टिनेंट क्वेश्चन है। हम लोग ये तो कहते हैं, मैं खुद भी ये कहता हूँ कि आर्मी एक्ट के थ्रू जो है ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि जो सिविलियन अदालतें हैं उनमें मुकदमात की आप रेशो देखें, उनमें आप सेंटेंसेस की रेशो से कंपेयर करें, और जिस तरह से वो मुकदमा चलता है और जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि फौजी तनसेबात पे हमले किए गए, उसको कंपेयर करें ज़रा, तो आपको लगता है कि हमारी सिविलियन कोर्ट से बड़े जल्द नताइज, जो कि एक रियासत चाह रही है कि बड़े जल्द इसके नताइज आएँ ताकि वो एग्जाम्पल सेट की जाए, आएंगे? जी हसन साहब। मैंने जवाब जी 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 हसन साहब। हाँ जी, इसमें ये है कि इसमें रियासत की ख्वाहिश जो है ठीक है, इस वक्त है कि सजा इनको मिलनी चाहिए, और हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि जो 9 मई में जो वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अदालतें जो है वो किसी की ख्वाहिश पे फैसले नहीं करती और ना ही करना चाहिए। अदालतों ने फैसला करना है अवेलेबल एविडेंस की बुनियाद पे। अगर तो एविडेंस है और वो कनेक्ट करती है उस मुल्ज़म को उस जुर्म के साथ, तो फिर तो सजा के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है, वो पूरी मुकम्मल नहीं है और वो कनेक्ट नहीं करती, तो फिर लामाला तौर पे बरी होना है। लेकिन बात ये है कि ये सारी ख्वाहिशात, सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, जिस तरह के रजीम। लेकिन हसन साहब, इसमें वो कहते हैं कि हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है और अब तो जो काउंसिल करने की इजाज़त है, बाकायदा ट्रांसपेरेंट तरीके से रन किया जाएगा, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। जी देखिए, कानून तो है, जो आर्मी एक्ट है सेक्शन 21D में ये इन अदालतों की एग्जिस्टेंस और उसमें उनमें केसेस की समाअत का इख्तियार है। मुझे समझ नहीं आती कि पिछली हुकूमत ने उस आइन को, उस एक्ट को क्यों नहीं अमेंड किया। उससे पीछे आप देखें, ये 1967 से ये अमेंडमेंट आई हुई है, अयूब खान के दौर से। उस वक्त के आमर ने ये अमेंडमेंट की थी, और जो आज तक चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, चाहे कोई अमरीत का दौर है, मार्शल लॉ है, इसमें अमेंडमेंट को खत्म नहीं किया गया और ये अभी तक मौजूद है। पहले तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कोशिश करनी चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए कि ये जो 21D है इसमें अमेंडमेंट करके आर्मी कोर्ट्स वाला ये सिलसिले खत्म करें कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में हो। हाँ, जो आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनका ट्रायल हो सकता है उनमें, सिविलियंस का नहीं, लेकिन ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। और जब अब जो कमांडर ने जिस बुनियाद पे सिविलियन कोर्ट से मुल्ज़मान को रिक्वायर किया कि जी ये हमें इनकी कस्टडी दें, तो वो उस 21D के तहत ही किया, जो कि कानून का हिस्सा है। राज साहब, आप समझते हैं 21D में अमेंडमेंट होनी चाहिए, सिविलियंस को जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके हवाले नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, ये बहुत इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। हमारा जो 4th शेड्यूल है उसमें लेजिस्लेटिव लिस्ट है, और लेजिस्लेटिव लिस्ट में आर्मी एक्ट को अलहदा किया हुआ है कि इसके बारे में कानून साजी कैसे होगी। आइन में तरमीम करनी पड़ेगी आपको। आइन में अमेंडमेंट के लिए आपके पास 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और नंबर 2 की जी पिछली गवर्नमेंट ने 19 या 20 अफराद का ट्रायल किया। ये इसको थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये ट्रायल शुरू हुए थे जब मियां नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत थी। 21st
अमेंडमेंट आई थी 2 साल के लिए, पहली दफा आई 2017 में थी या 16 में, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंशन दी गई, वो भी शायद खाकान अब्बासी का दौर था, और जो ट्रायल कंक्लूड हुआ वो भले से पिछली हुकूमत के दौर में हुआ, बट द ट्रायल स्टार्टेड इन मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट, देन द एक्सटेंशन वाज गिवन इन ये जो अब्बासी साहब की गवर्नमेंट थी, तो ये उस पुरानी नहीं तो कप्तान साहब रोक देते ना, इसे रोक लेते, वो उन्होंने रोका क्यों नहीं? भाईजान आप लोग पता नहीं कैसी बातें करते हो, रोक देते, आईनी अमेंडमेंट की जरूरत है 21 में, आप पढ़िए, आप जैदी साहब आप देख ले कि रोक देते, ये कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है कि रोक दी जाती, आपने तो आईन सर में करते ना, आप तरीके इंसाफ अक्सरियत में नहीं थी? नहीं थी भैया, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सर ये कानून साजी और नहीं करते रहे सर, और कानून साजी नहीं हुई उस पूरे टेन्योर में पीटीआई के? एक सब लेजिस्लेटिव कानून साजी होती है कि जो कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, आपको तो इतना अरसा हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जिसमें सर जब आर्मी में मैं बता देता हूँ इसका आंसर। सर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर जब आपको पता टेन्योर एक्सटेंड किया गया, किस तरह से हुआ था वो किस तरह से होता? सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी ना, 2/3 तो नहीं चाहिए थे, सिंपल मेजोरिटी थी, अब पहले से सारे वोट दें। सर उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस शामिल था ना? जी जी बिल्कुल कंसेंसस शामिल था, तो इस पे भी कंसेंसस हो सकता था मामला, इतना बुरा, इतना आप ये कह सकते हैं वीक ग्राउंड्स पे तो नहीं था। नहीं, ये कंसेंसस आइन में अमेंडमेंट का कंसेंसस इतनी आराम से नहीं होता। आप पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री पढ़े, पीपल्स पार्टी ने 18th अमेंडमेंट की है, उसके बाद रजा रबानी के आंसू आपको याद होंगे कि जब वो ये अमेंडमेंट कर रहा था, तो ये बड़े ऐसे इश्यूज हैं कि जो एक टीवी के टॉक शो में या इस किस्म के केसेस में नहीं आएंगे। इसमें तो कौमें सोचती हैं, समझती हैं कि हमने करना क्या है, और इसको इस्तेमाल जो होता है, असल में इसका इस्तेमाल, पाशा साहब ने सही कहा कि जी ये तो जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, या सीक्रेट सर्विस की जो उसके साथ इसकी जरूरत भी है हमें। ये नहीं कि इस कानून को सिंपली, अगर कोई उनके साथ कनाइस में सिविलियन भी काम कर रहा है, मैं खुद बहुत से केसेस कर रहा हूँ सीक्रेट एक्ट्स के जिसमें आर्मी ऑफिशियल्स के साथ ये भी इन्वॉल्व है, तो इसको इतनी आसानी से बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली जी बिल्कुल शॉर्ट सा टाइम है हमारे पास, जल्दी से कमेंट कर दें सर। सिर्फ एक मिनट मैं तस्दीक करता चलूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद जिन मुल्ज़मान के केसेस समाअत हुए वो सेपरेट हैं, वो 90 से ज्यादा हैं। ये जो है ये 27 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब उसका टाइम खत्म हो गया, वो यानी कि उसका जो 1 साल की एक्सटेंशन है वो भी जब फिनिश हो गई, उसके बाद का जो टाइम है उसमें ये 27 लोगों के ट्रायल हुए। ये मैं आपकी तशरीह करता हूँ। ठीक राजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हसन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया।